सो हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन बॉटनी के। पहला क्वेश्चन है आपका, वायु प्राकृत पुष्प में होते हैं। ऑप्शन है स्मॉल स्मूथ स्टिग्मा, यानी कि छोटी चिकनी वर्तिकाग्र, या फिर स्टिग्मा इज शॉर्ट, या फिर लार्ज आपका स्टिग्मा, या फिर रंगीन सुंदर पुष्प। वायु प्राकृत पुष्प में होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, समझने वाली बात है, वायु प्राकृत, तो यहां पर अगर परागण वायु से हो रहा है, एयर के माध्यम से हो रहा है, तो इसमें कौन सा गुण पाया जाएगा पुष्प में? तो वो पाया जाएगा आपका बड़ी पिचाकार वर्तिकाग्र, क्योंकि यहां पर स्टिग्मा लार्ज होगा तभी वायु प्राकृत अच्छे से हो पाएगा। इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, इनमें वायु प्राकृत पाया जाता है, तो इनके देख लो आप स्टिग्मा कितने बड़े हैं, बहुत ही बड़े स्टिग्मा है। यहाँ पर देख लो आप डायग्राम में, यहाँ पर इमेजेस में आप देख पा रहे कितने बड़े यहाँ पर स्टिग्मा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ के चलोगे तो। चलो बढ़ते आगे की ओर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि वायु से जो प्राकृत होते हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र बड़े क्यों होते हैं। ठीक है, चलते बढ़ते आगे की ओर। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बड़ी पिचाकार वर्तिकाग्र। नेक्स्ट, आपकी जो सदकोशिकीय किसके साथ पाई जाती है, यानी कि कंपानियन सेल आर फाउंड टुगेदर विथ। ऑप्शन देख सकते हो आप, स्थूल कोणित उत्तक, या फिर चालनिकाय, या फिर मज्जा मर्दूतक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चालनिकाय। ठीक है, स्लेव ट्यूब। चाहे तो इसका डायग्राम भी आप देख सकते हो, इस प्रकार की होती है आपकी स्लेव ट्यूब, चाली नलिकाएं। तो बेसिक पार्ट पे आपको पता होना चाहिए, और ये तो डायग्राम आपने एनसीईआरटी 11th की बुक में भी देखा होगा। तो इस प्रकार का होता है। सो राइट ऑप्शन इज सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, और ये नॉलेज आप में होना चाहिए। पौधों की उम्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एज ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी, जाइलोटॉमी, पेंड्रोलॉजी, शारीरिकी। तो देखो विद्यार्थियों, पौधों की उम्र के अध्ययन को हमेशा कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। एग्जाम में आ जाए तो डेंड्रोलॉजी आपको करके आना है। और बेसिकली बाकी की टर्म भी आपको पता होना चाहिए कि पेंड्रोलॉजी में क्या होता है, शारीरिक में क्या होता है। वो तो आपने एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा एमकेएस एकेडमी ऐप पे। अगला है, जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किसने की? डिस्कवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, लीवनहॉक, लेडरबर्ग, टॉटम, वाटसन क्रिक, मैसुरी। तो जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? वो की थी लैंडरबर्ग टॉटम ने। ठीक है, और ये साइंटिस्ट कौन थे? चलो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये वो साइंटिस्ट है। सो राइट ऑप्शन इज बी वाला, लेडरबर्ग टॉटम। अगला क्वेश्चन है, हेटेरोसिस्ट होती है, हेटेरोसिस्ट अकर इन किस में होती है? रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे। हेटेरोसिस्ट किस में होती है? तो वो होती है आपके नील हरित शैवाल में, ब्लू ग्रीन एल्गे में, जो कि यहां पर दे रखा है। और ब्लू ग्रीन एल्गे तो आपने अवश्य देखा होगा, कहीं ना कहीं पर तो आपने देखा होगा। इवन आपके आसपास भी ग्रीन, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गे है वो होगा। चलो इसको इमेजेस की सहायता से समझ लेते हैं। ये होता है आपका नील हरित शैवाल, देख लो आप।
आपके आसपास गांव में, शहर में छोटा मोटा तालाब होगा ना, तो वहां पर पानी भरा रहता होगा, तो इस प्रकार का ग्रीन ग्रीन हो जाता होगा ऊपर। तो ये आपका नील हरित शैवाल होता है। इधर देख लो आप, इस प्रकार का हरा हरा छा जाता है, इसी को नील हरित शैवाल बोलते हैं। अब आप बोले सर इसमें हेटेरोसिस्ट कहाँ पर दिखेगा, तो देखो विद्यार्थियों, इसको देखना होगा माइक्रोस्कोप में, यानी कि थोड़ा सा यहाँ से हमको नील हरित शैवाल लेकर जाना होगा लैब में, और वहां पर माइक्रोस्कोप में देखना होगा। जैसे ही माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे इस प्रकार का हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमको इस प्रकार की संरचना दिखेगी, इस प्रकार की, तो इन्हीं को हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जो कि नील हरित शैवाल में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा नाम भी याद रखना, ये सीट का क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है कि उसके अलावा और क्या पाया जाता है, तो ऐसे समझना होता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर नील हरित शैवाल में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे की ओर। ओके, नील हरित शैवाल। अगला, जीवाणु में श्वसन होता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। जीवाणु में श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, मीजोसोम में, गोल्जी काय में, केंद्रक में। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही। तो वो होता है मीजोसोम में, याद रखना अगर नहीं है तो। मीजोसोम में क्वेश्चन बन सकता है अगेन एंट्रेंस एग्जाम में, मीजोसोम में। और मीजोसोम तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखा देते ताकि आप जान जाओ। यहां पर आप देख पा रहे मीजोसोम, ये देखिए मीजोसोम, ये देखिए आपका कैप्सूल होता है, सेल वॉल होती है, फ्लैजिला होता है, ठीक है, प्लाज्मेट होता है, बैक्टीरिया में ये सब होते हैं। इधर डायग्राम काफी हेल्पफुल है आपका, ये मीजोसोम देखो आप, इस प्रकार का होता है। और बैक्टीरिया में और क्या होता है, फ्लैजिला ये होता है, ठीक है। तो ये आपका मीजोसोम इस प्रकार से होता है, जो कि रेस्पिरेशन में योगदान देता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन मीजोसोम। अगला, आवर्त बीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। आवर्त बीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, त्रिगुणित, द्विगुणित, एकल गुणित, बहुगुणित। और यहां पर समझना जरूरी है आवर्त बीजी को पहले। तो आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें कि आवर्त बीजी पौधे का जो भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित। और यहां पर समझना इंपॉर्टेंट होता है आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। तो आवर्त बीजी तो आपको पता होगा, जिनके बीज जो है, सीड्स जो है क्लोज होते हैं, ठीक है। और नग्न बीज यानी कि जिम्नोस्पर्म, उनमें नग्न बीज यानी कि बीज बाहर ही आपको दिख जाएंगे। चलो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे को पता ही नहीं होता कि आवर्त बीजी क्या होते हैं, अनावर्त बीजी क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है। अगर आपको यही पता नहीं है तो फिर आगे के क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। तो इनको समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जिम्नोस्पर्म है या फिर एंजियोस्पर्म है? बताओ क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली बात है, ये आपका एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इसमें सीड्स अंदर की ओर क्लोज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरे पूरे जो ओवल से पूरे अंदर आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी पार्ट इसका बाहर नहीं है, इसे क्लोज है, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम। जबकि दूसरी ओर जो जिम्नोस्पर्म को देखोगे ना, तो आपको सब बीज वगैरह सब नग्न बीज मिलेंगे। इधर देखो आप, बाहर ही खजूर हो गया, पाइनएप्पल हो गया, है ना। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे हैं, ये सब किस में आते हैं, नग्न बीज यानी कि जिम्नोस्पर्म में, ये भी। और जब ये वाला एंजियोस्पर्म में आता है, गुड़हल हो गया। तो ऐसे बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, और यहाँ तक कि इनके पार्ट पे आपको पता होना चाहिए कि स्टिग्मा कौन सा होता है, ये ऊपर वाला होता है, स्टाइल कौन सा होता है, ये वाला होता है, ओवेरी कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है गुड़हल में, ओवल यहाँ होता है, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। एंथर इनको बोलते हैं, फिलामेंट इनको बोलते हैं, स्टिग्मा इनको बोलते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए। सो यहाँ पर जो आवर्त बीज है उसमें त्रिगुणित होता है, ठीक है, भ्रूणपोष। अगला, स्पायरोगायरा का क्लोरोप्लास्ट होता है,
क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पायरोगायरा, कप जैसा, सर्पिल, कुंडलिन, बेलनाकार। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना जरूरी है स्पायरोगायरा को कि स्पायरोगायरा होता क्या है। तो स्पायरोगायरा को चलो देख लेते हैं ताकि अच्छा आपको समझ में आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आए ताकि आप आगे बढ़ सको। और वैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है, पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तो चलो स्पायरोगायरा को समझ लेते कि होता क्या है स्पायरोगायरा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये आपने कहीं ना कहीं पर देखा होगा, आपके आसपास भी देखा होगा, बट आपको पता नहीं है इसका नाम की होता क्या है। तो ये होता है स्पायरोगायरा, इस प्रकार पत्रों के ऊपर। और ये जो स्पायरोगायरा है यहाँ पर भी देख सकते हो, इस प्रकार का इतना खतरनाक होता है स्पायरोगायरा, इतना जाड़ा होता है ये, इतना घना होता है ये। और जब इनका कुछ सैंपल लिया जाएगा और जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप पता नहीं लगा सकते कि कैसी संरचनाएं क्या है ना, बट जब इसको थोड़ा सा सैंपल लोगे ना, यहाँ से थोड़ा सा ले जाके प्रयोगशाला में जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर समझने वाले समझ गए कि इसका आकार क्या है। देख लो आप, ऐसे सर्प की जैसे, ऐसे से आपको मिलेगा ये, ऐसे। तो इंटेलिजेंट विद्यार्थी समझ गए कि कौन सा आकार है। और इसके कुछ पार्ट भी है, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। ये आपका स्पायरोगायरा जो कि अभी हम नंदी से लेकर आए थे उठा के, उसकी संरचना। ये सेल वाल देख लो, क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट ही अंदर, पूरा पूरा क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन भी तो यही पूछा था कि ये क्लोरोप्लास्ट है ना, उसकी संरचना कैसी है। तो मेरे को तो यहाँ पर सर्पिलाकार लग रही है, देख लो आप, सर्पिलाकार। तो आंसर भी मैं तो यही करके आऊंगा, सर्पिलाकार। तो चलो मैंने भी कर दिया सर्पिलाकार, और जब आंसर की देखी तो आंसर भी सही निकला, सर्पिलाकार। समझ के पढ़ेंगे तो सब सही जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला, किस वर्ग में जननांग एक कोशिके होते हैं? इन विच क्लास द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर यूनिसेल्युलर? अनावर्त बीजी, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, साइलोफाइटा। किस वर्ग में जननांग एक कोशिके होते हैं? और हर एक वर्ग आपको पता होना चाहिए, पढ़ रखा होगा आपने, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। तो मैं आपको बता दूं, जो एक कोशिका के जनांग होते वो होते थैलोफाइटा में। किसमें होते? थैलोफाइटा में। अब थैलोफाइटा में कौन कौन से आते प्लांट्स, वो देख लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यह है आपका थैलोफाइटा समूह। वल्वा हो गया, कारा हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप क्लोडोफोरा हो गया, ये सभी थैलोफाइटा में आते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या आता है फिर? ब्रायोफाइटा में फ्रन आता है, ठीक है, मॉस आता है। तो इस प्रकार हर एक का अपना अपना एक ग्रुप होता है, और उसमें आपको पता है कि कुछ पौधे रखे हुए होते हैं। क्लासिफिकेशन तो पढ़ा होगा ना पादप का, तो सब कुछ आपको पता होगा। तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दे रखे होंगे 4 ऑप्शन, उन्हीं में से आपको चूज करना होगा एग्जाम में। तो थैलोफाइटा को तो याद रख लो, कम से कम 3 तो याद रख लो, क्या पता इन्हीं से काम बन जाए आपका। चौथा पता हो या ना हो, ये 3 पता है ना, तो चौथा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। जैसे कि क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से कौन सा थैलोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये 3 पता है, चौथा कुछ भी आ जाए तो आप उसी को करोगे कि हाँ वो नहीं है, बाकी ये 3 तो है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? ओके, तो थैलोफाइटा में होता है। अगला, जाति व्रत क्या है? व्हाट इज फ्लोजेनी? तो हर एक बच्चे को पता है कि जाति व्रत क्या होता है। वो होता है आपके जीव के विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव के विकास का इतिहास ही क्या होता है? जाति व्रत होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव के विकास का इतिहास को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटे आवर्त बीजी पौधे का नाम बताना है। नेम द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन को समझना,
स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, ना कि जिम्नोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में ही ढूंढ के आपको बताना है, और वो भी ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में से ही, एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं चलेगा। इन 4 में से आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो वो है आपका लेमना स्पीसीज। क्या है? लेमना स्पीसीज। अब आप बोलेंगे सर ये लेमना क्या होता है, तो अवश्य दिखाएंगे, क्योंकि जब आप हमारे पास आए हो तो पूरा आपको समझाकर जाएंगे। लेमना जो होता है बहुत ही छोटा प्लांट होता है। चलो इसको देख लेते। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये है आपका लेमना स्पीसीज। और जब आप कहीं ना कहीं पर घूमने गए होंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको इस प्रकार के पानी में अवश्य देखने को मिले होंगे छोटे छोटे प्लांट्स। तो वो क्या था? वो आपका लेमना स्पीसीज ही था। तो यहां पर देख लो कितना छोटा है ये, और जूम करके देखें तो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट होते हैं ये। क्लियर? इसी कारण आवर्तबीजी पौधों का जो सबसे छोटा है ना, वो लेमना स्पीसीज। अगला है आपका विख्यात भारतीय पुराणोक्ति शास्त्री कौन थे? तो वो थे आपके बिरबल साहनी। कौन थे? बिरबल साहनी। इतना सा आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, इसे मान समझ सकते हो आप, बचपन में आपने पढ़ा होगा। दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? 7वीं 8वीं क्लास में आपने अवश्य पढ़ा होगा। इस प्रोसेस से क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध अच्छा हो जाता है, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चीकरण। क्या बोलते हैं? पाश्चीकरण। याद रखना, दूध को गर्म करके ठंडा करने वाली प्रोसेस, पाश्चीकरण। नेक्स्ट, नाइट्री कारक जीवाणु का कार्य बताओ। नाइट्री कारक जीवाणु का कार्य, जो नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं उनका फंक्शंस आपको बताना है। फंक्शंस ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इनका फंक्शन होता है अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन करना। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन करना। जीवाणु का अध्ययन करते हैं, जीवाणु का अध्ययन करते हैं एस्कोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज या फिर साइजोमाइसिटीज। बैक्टीरिया आर स्टडी अंडर, किसके अंडर में करते हैं जीवाणु का अध्ययन? तो वो करते हम साइजोमाइसिटीज में। किसमें? साइजोमाइसिटीज। लिख के रख लो। और वैसे अगर आपने एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा तो वहां पर तो कोर्स खरीद रखा होगा तो पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगा आपको। अगला, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। किसमें अनुपस्थित होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? माइकोप्लाज्मा में, जीवाणु में, कवक में, साइनोबैक्टीरिया में। समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आते हैं इसको। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो बैक्टीरिया पे टिक करके आते हैं, बट ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है, सबसे छोटा कोशिका भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा। और सेल वॉल भी इसमें नहीं पाई जाती। अब आप बोलेंगे बहुत सारे विद्यार्थी, सर थोड़ा सा दिखाओ देखे क्यों नहीं पाई जाती, क्या पता पाई जाती हो। तो दिखाई देते चलो आपको, ताकि आपको भी यकीन हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये है आपका माइकोप्लाज्मा। तो इसमें पहले देख लेते क्या क्या पाया जाता है। तो प्रोटीन है इसमें, डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। जबकि यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि है नहीं इसमें। और ऊपर भी लिखा हुआ है नो सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। सबसे छोटा जीव विद कोशिका भी यही है, माइकोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती।
इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। विषाणु की खोज किसने की थी? डिस्कवर वायरस, डार्विन, कुराना, रोबोटोक, इवानोस्की। विषाणु की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपके इवानोस्की ने। ठीक है, इवानोस्की ने। अगला, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर आपको बताना है। द मेन डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट आपको बताना है, अंतर आपको बताना है। कोशिका कला प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है, या फिर केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। तो ये तभी आपको पता होगा जब दोनों की संरचना आपको पता होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो केंद्रक कला होती है ना, वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, केंद्रक कला, जबकि यूकैरियोटिक में पाई जाती है। ये मेन अंतर है। केंद्रक कला है ये यूकैरियोटिक में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। और जब आप इसका डायग्राम देख लोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका और नीचे वाली यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोनों को देखो आप, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। क्लियर? अब अंतर क्या है? फ्लैजिला केवल प्रोकैरियोटिक में ही पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। और जो गोल्जी बॉडी वगैरह है, ये सब इसमें पाई जाती है, यूकैरियोटिक में, इसमें नहीं पाई जाती। और जो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली है, वो इसमें पाई जाती है, जबकि इसमें नहीं पाई जाती। तो ये हो गया सबसे बड़ा अंतर। केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं है, जबकि इसमें केंद्रक झिल्ली है। इतना सा आपको पता रखना है। तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक का और प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला है, जबकि इसमें नहीं है। इसमें केंद्रक झिल्ली है, जबकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है। तो यही बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में पाया जाता है। सो इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, और जबकि इसमें उपस्थित होती है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट, निम्न में से किस पादप की कोशिका में लाइसोसोम होता है? तो वो होता है इसका न्यूरोस्पोरा में। अब यहां पर आप बोलेंगे न्यूरोस्पोरा क्या होता है, तो न्यूरोस्पोरा को देख लेते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका न्यूरोस्पोरा। इस प्रकार का होता है आपका न्यूरोस्पोरा। क्लियर? नेक्स्ट, ए कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन ए कोडोन? कोडोन आपने जेनेटिक्स में अवश्य पढ़ा होगा कि ए कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और स्टार्टिंग कोडोन भी आपको पता होना चाहिए, स्टॉप कोडोन भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है 1 2 3 4। तो ए कोडोन में हमेशा 3 ही न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने? 3 ही न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कैसे? चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यह है आपका कोडोन। ठीक है, इस प्रकार का 3 3 का होता है कि नहीं होता है? 3 3 का समूह होता है, 3 3 का ही होता है, देख लेना आप। जैसे कि आपका स्टॉप कोडोन UAA, तो ये 3 का ही है, और ये भी 3 का ही है। ये 3 से मिलकर बना है, देखो ये न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर 3 ही इसका राइट ऑप्शन होगा। आप भी यहाँ पर देख सकते हो 3 का ग्रुप होता है इनका, और 3 ग्रुप मिलकर ही एक कोडोन यहाँ पर बनाते हैं। सो इसी कारण इसका जो राइट ऑप्शन है सी वाला 3 हो जाएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमको चाहिए, तो चलो इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पे आना है, सर्च करना है एमकेएस एकेडमी। ठीक है, एमकेएस एकेडमी आपको सर्च करना है, डाउनलोड कर लेना है इसको, और यहाँ से कोर्स बाय कर रखा होगा तो काफ़ी सारे डायग्राम PDF वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।